ओके। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। हम अपना थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे कल की चीज़ें जो हमने पढ़ी थी। जैसे मैंने बताया था कि HTML क्या चीज़ होती है और HTML के पेजेस कैसे बनते हैं। मैंने आप लोगों को वेबसाइट का लिंक भी शेयर किया था W3 स्कूल, जहाँ पर ये सारी डिटेल्स जो है वो अवेलेबल है। तो थोड़ा बहुत उम्मीद है आप लोगों ने खुद से भी पढ़ने की कोशिश की होगी, और जो चीज़ें मैंने बताई थी वो सब यहाँ पर रिटर्न में भी मौजूद है कि HTML का मतलब क्या है, ये HTML क्यों यूज़ होती है, और स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होती है, ब्ला 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 ब्ला। अच्छा, लास्ट क्लास की कुछ थोड़ी सी रिवीजन भी हम कर लेते हैं। मैंने जैसे बताया था कि डॉक टाइप यूज़ करते हैं हम HTML5 को यूज़ करने के लिए, और इसी तरीके से टैग्स क्या होते हैं, सही है। और टैग्स के बीच में कंटेंट किस तरीके से किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। मैंने कुछ टास्क भी दिए थे, उम्मीद है मुझे सिर्फ एक ही अनफॉर्चुनेटली सबमिशन आई है, जो कि बड़ा मेरे लिए, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन फिर भी एटलीस्ट एक रिस्पॉन्स आया। आप लोग जो है थोड़ा सा क्लास के पास 10-15 मिनट निकाल लिया करें। छोटा छोटा टास्क दिया करूंगा, लेकिन उससे आप लोगों को जो है वो प्रैक्टिस रहा करेगी। तो जो मैं सबमिशन दिया करूँ सबमिट करने के लिए, वो टास्क जरूर परफॉर्म किया करें, उससे आप लोगों का ही फायदा है। खैर, तो कंटिन्यू करते हुए मैं फिर बताता हूँ कि हमने कल जो पढ़ा था, जैसे कि हमने टाइटल पढ़ा था कि टाइटल टैग क्या करता है, और हेड के टैग में कौन सी चीज़ आती है, और बॉडी के टैग में क्या चीज़ आती है। हेड के अंदर हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था। हेड के अंदर हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि ये ब्राउजर के टैब में कोई भी चीज़ राइट करनी हो तो उसके लिए हम टाइटल का टैग यूज़ करते हैं। और H1 से H6 तक मैंने एक छोटा सा टास्क दिया था कि H1 से लेके H6 तक राइट डाउन करना और देखना कि इसका आउटपुट क्या आता है। अच्छा, कल एक और चीज मैंने बताई थी कि HTML के अंदर हमेशा टैग्स यूज होते हैं। वो टैग्स जो हैं वो किसी भी नाम के हो सकते हैं। HTML के अंदर कोई 50-60 किस्म के टैग्स हैं। हर टैग का अपना एक अपनी एक रिप्रेजेंटेशन है। तो हमने कल कुछ जो है, जैसे कि मैंने बताया कि H1 और P का हमने जो है कल सिर्फ दो टैग पढ़े थे मेजर। जो कि H1 जो है वो हेडलाइन को रिप्रेजेंट करती है कि आप जब भी H1 के अंदर कोई चीज लिखते हैं तो वो कैपिटल मतलब बोल्ड और बड़े फॉन्ट के अंदर नजर आना शुरू हो जाती है। ऐसे ही हम पी, जो कि पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर कुछ भी लिखते हैं तो वो नॉर्मल टेक्स्ट में नजर आता है। तो जो मैंने टास्क दिया था उसको थोड़ा सा परफॉर्म कर लेते हैं और देखते हैं कि उसका आउटपुट क्या आता है, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर इसको जो है वो कॉपी कर लेते हैं। सही है, H1। और इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास था H2। सही है, ये हेडिंग 2 हो गया। सॉरी, असल में मुझे ये H3 हो गया हेडलाइन, इसको 3 कर लेते हैं। ऐसे ही ये हो गया मेरा। मेरे लैपटॉप को थोड़ा सा ना टच पैड खराब है, तो वो इशू कर रहा है। Sir, your screen is not being shared. तो थैंक यू। ये बता दिया करो यार, मैंने कल ही बताया था कि अगर कुछ इस तरफ, क्योंकि नॉर्मली मैं जो है चैट पे इतना ध्यान नहीं दे रहा होता जब मैं फोकस होता हूँ, तो आप लोग अनम्यूट करके बोल दिया करो। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग, जिसने भी किया था। मुझे बताना अगर स्क्रीन नज़र आ रही है तो। जी, अब आ रही है। थैंक यू। ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ राइट डाउन कर रहा था, बेसिकली हेडलाइंस वगैरह। खैर, जो मैंने रिकैप करा है वो तो आप लोगों को पता ही होगा, कल जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं। अरे यार, सही, और इसी तरीके से ये H6 हो जाएगा। तो आप लोगों को एक चीज़ रियलाइज़ होगी। मैं यहाँ पर इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। सही है।
तो आप लोग देख रहे होगे हेडलाइन 1 2 3 4 5 6 का क्या मतलब है और पैराग्राफ का क्या मतलब है, यानी कि लार्जर हेडिंग H1 जो है वो लार्जर है, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी, H5 उससे छोटी, H6 उससे छोटी। तो जो भी ये टैग्स होते हैं ना HTML में, जो भी टैग्स होते हैं, हर एक टैग के पीछे उसकी एक रिप्रेजेंटेशन होती है। सही है। HTML में बहुत सारे टैग्स हैं, अगर हम गूगल करें कि HTML ऑल टैग्स, तो हमें बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। सही है, एक लिस्ट ऑफ HTML एलिमेंट्स मिलेगी, जिसकी जो कि मैं लिंक भी यहाँ पे बल्कि आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, बल्कि मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, या अपने यूट्यूब पे जब हम वीडियो अपलोड करूंगा तो वहाँ पे मैं लिंक्स भी अब शेयर कर दिया करूंगा। अभी हमने जो है पढ़ा, क्या पढ़ा है, हमने H1 से लेके H6 तक के टैग पढ़े थे। सही है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये कितनी बड़ी लिस्ट है। सही है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वक्त के साथ साथ ये सारी लिस्ट जो है वो पढ़ाता भी रहूंगा, और ये भी खत्म नहीं हुई, ये भी नेक्स्ट करो तो और भी चीजें मतलब आती रहेंगी, लेकिन ये कि ये वो मेजर टैग्स हैं जो कि हम HTML के अंदर नॉर्मली यूज करते हैं। सही है। अब ये देखें, ये डॉक टाइप है, ये हमने पढ़ लिया। कमेंट मैं बता दूंगा ये कमेंट क्या होता है, और हम इन्हीं टैग्स को लेते हुए बेस बनाते हुए हम आगे अपना कंटिन्यू भी करेंगे। तो H1 से लेकर H6 तक आप लोग एक दफा फिर से मैं कह दूं कि प्रैक्टिस जरूर करना। सही है। और देखना कि क्या चीज, जो जो चीज मैं पढ़ाते जाऊँ उसको प्रैक्टिस लाजमी करते रहें। खैर, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि हम इमेज इंसर्ट पढ़ेंगे, कि हम टेक्सचुअल चीजें तो हमने देख ली कि टेक्सचुअल चीजें किस तरीके से आती है, लेकिन हमें इमेज डालनी है या हमें कोई चीज लिंक करानी है तो वो हम किस तरीके से करेंगे। लेकिन उससे पहले कल हमने सिर्फ टैग्स पढ़ा था, लेकिन हम आज टैग्स के साथ उसके एट्रीब्यूट्स भी पढ़ेंगे। सही है। तो कंटिन्यू करते हैं, बल्कि ये क्लास 1 का फोल्डर जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा क्लास 2 इधर आऊंगा। सही है। क्लास 2 के अंदर हम जो है वो अब हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स। सबसे पहले हम एट्रीब्यूट्स पढ़ लेते हैं। तो कल मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी कि हम जो है HTML के अंदर कोई भी चीज जो कि लेस देन के साइन के साथ उसका कोई भी नाम हो सकता है, ABC हो सकता है, एलिमेंट नाम रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। सही है। कोई भी चीज जो कि लेस देन के बाद शुरू होगी, फिर वो ग्रेटर देन होगा, फिर उसके बीच में कुछ कुछ कोई भी टेक्स्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम होगा इस्माइल फारूक। सही है। फिर उसके बाद एक लेस देन, फिर एक स्लैश का साइन होगा, और फिर वही टैग जिस नाम से वो शुरू होगा, इसको हम क्लोजिंग टैग कहेंगे। यानी कि हमेशा HTML के अंदर एक चीज ओपनिंग टैग होती है और एक क्लोजिंग टैग होती है, और उसके बीच में उसका चिल्ड्रन एलिमेंट होता है। चिल्ड्रन एलिमेंट जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो एक टेक्स्ट भी हो सकता है और वो एक दूसरा टैग भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एलिमेंट के अंदर एक दूसरा टैग भी हो सकता है। सही है। तो ये हमने कल जो है थोड़ा सा सरसरी पढ़ा था। एक चीज और होती है HTML के अंदर, और उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट। अच्छा, एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट के बीच में हमेशा टेक्स्ट आता है। सही है। एलिमेंट के बीच में हमेशा टेक्स्ट आता है या कोई टैग, कोई दूसरा टैग आएगा। सही है। लेकिन एट्रीब्यूट क्या होते हैं? HTML के एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एट्रीब्यूट हमेशा जो ओपनिंग टैग है, ओपनिंग टैग के अंदर हमेशा कुछ, कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है। सही है। लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट का लिंक मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब जैसे टैग क्या था, टैग तो हर एक टैग की एक रिप्रेजेंटेशन होती है। सही है। मतलब हर, जैसे हमने पढ़ा था कि H1 है तो वो एक लास्ट टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट जो है वो टैग स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि H1 का जो है ना एट्रीब्यूट, वो कुछ फिक्स नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे, वो सिर्फ H1 में ही चलेंगे, इसके अलावा किसी और एट्रीब्यूट टैग में नहीं चलेंगे। अभी हमारा टॉपिक भी ये नहीं है, हम आगे उसको इंशाल्लाह जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो ओपनिंग टैग के अंदर कोई भी यहाँ पर ना जो है ना एट्रीब्यूट कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ABC इक्वल टू, दो जो है वो कोटेशन मार्क आएंगे यहाँ पर। सही है। और उसके बीच में उसकी वैल्यू आएगी। सही है। ये हमारा ओपनिंग टैग, और उसका एट्रीब्यूट का कोई ना कोई नाम होगा। सही है।
और उस एट्रीब्यूट के बाद इक्वल टू हमेशा लगेगा, यानी कि एट्रीब्यूट इक्वल टू और फिर उसकी वैल्यू आएगी। सही है। अब इसका हम एक प्रैक्टिकल पढ़ देखते हैं कि प्रैक्टिकल क्या होता है। हम मिसाल के तौर पे एक नया टैग आज पढ़ते हैं। वो ये कि वो क्या है, वो ए का टैग है। ए का टैग क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक लिंक को रिप्रेजेंट करता है। सही है। हमें अगर मिसाल के तौर पे कोई लिंक डालना हो, मिसाल के तौर पर मैंने बोल दिया भाई कि तुम जो है व्यू इमेज। सही है। व्यू इमेज का मैंने एक लिंक बनाया। सबसे पहले तो हम इसको ना अपने ब्राउजर पे खोल के देखते हैं। लास्ट टू में जाते हैं और index.html खोलते हैं। तो आप लोग देख रहे होगे यहाँ पे अभी सिंपल सा एक टेक्स्ट लिखा हुआ है व्यू इमेज, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जब इस पे क्लिक करूँ ना तो कोई टैब खुले या कोई इमेज खुल जाए। सही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस लिंक के टैग, अब देखें मैंने क्या बोला था, एट्रीब्यूट हमेशा ना वो टैग स्पेसिफिक होता है। तो हमेशा अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे जो कि एंकर, जो एंकर टैग है ना, इसको हम एंकर टैग कहते हैं, इसलिए इसको ना ए ए से की वो शुरू होती है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको हम मिसाल के तौर पे एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं एचरेफ। सही है। एचरेफ इक्वल टू, मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पर दो कोटेशन मार्क आएंगे और उसके अंदर उसकी वैल्यू आएगी। अब वैल्यू क्या हो सकती है? वैल्यू मिसाल के तौर पे भाई मैं गूगल पे कोई इमेज निकालता हूँ, गूगल इमेजेस। सही है। इमेजेस में जाते हैं, ये इमेज खोलते हैं, इसको ओपन इमेज न्यू टैप कर देते हैं। अच्छा, ये एक इमेज आ गई मेरे पास। सही है। ये जिफ इमेज चल रही। मैं चाहता हूँ कि जब कोई इस इमेज के ऊपर, व्यू इमेज के ऊपर क्लिक करे ना, तो मेरी ये इमेज खुल जाए। तो आओ देखते हैं इसको हम किस तरीके से करें। मैंने क्या बताया था कि हमेशा टैग होता है, टैग के साथ जो है उसका एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट के बाद इक्वल टू और उसकी वैल्यू। मैंने क्या किया, मैंने वो यूआरएल इधर दे दिया, यानी कि ये अब मेरी वैल्यू है। सही है। मैंने पेज रिफ्रेश किया, अब देखें ये इसका कलर भी चेंज हो गया। अब मैं जब इस पर क्लिक करूंगा ना, ये देखें ये इमेज खुल गई। सही है। तो हुआ क्या बेसिकली, मेरा एक टैग था जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। सही है। हर टैग के अपने एट्रीब्यूट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये एचरेफ जो है ये H1 के अंदर आप लगा दो और H1 के अंदर एच आप लगा के भी चेक करना। सही है। आप लोग जो है पैराग्राफ का ये H1 के टैग में ना एचरेफ लगाना और उसके अंदर ये लिंक डालना, देखना नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एचरेफ जो है वो उस टैग का एट्रीब्यूट नहीं है। सही है। तो हर एट्रीब्यूट ना हर एक टैग के अंडर में आता है। सही है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी टैग पे कोई भी एट्रीब्यूट लगा दो और वो चलना शुरू हो जाए उस टैग के हिसाब से। तो आपको जो है पहले तो सारे टैग्स याद करने पड़ेंगे कि भाई कौन कौन से टैग्स हैं, और फिर कौन से टैग में कौन सा एट्रीब्यूट चलता है ये भी आपको याद करना पड़ेगा। सही है। तो इनके जो लिंक्स हैं वो मैं शेयर कर दूंगा। तो आप लोग जो है वो, हम लोग पढ़ेंगे भी इसको वन बाय वन क्लासेस में, HTML CSS और इवन आप जावास्क्रिप्ट में भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके हर एक टैग के बारे में बताता रहूंगा। HTML की क्लासेस हम ज्यादा लंबी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हो गया हमारा क्या, कि एलिमेंट, एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। यहाँ किसी का कोई सवाल है? अगर नहीं है तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है। सही। लग रहा है सबको समझ में आ गई। सही है। अच्छा, अब एक एलिमेंट के अंदर ना, एलिमेंट से मुराद एक टैग के अंदर ना उसके मल्टीपल एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। सही है। अब मल्टीपल एट्रीब्यूट से क्या मुराद है? मल्टीपल एट्रीब्यूट से मुराद मेरा ये है कि मिसाल के तौर पे अभी क्या हो रहा है, मैंने क्लिक किया, मेरे इसी टैब के ऊपर ये इमेज खुल गई, मेरा वेब पेज जो है वो गायब हो गया।
मैं चाहता हूँ कि यार जब कोई इस पे क्लिक करे ना तो क्या हो, एक नए टैब पे ये इमेज खुले, तो मैं एक टैग के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट भी दे सकता हूँ, और हर एक टैग के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं। सही है। मिसाल के तौर पे मैं इसको अब इसको नए टैब पे खोलने के लिए इसका एट्रीब्यूट क्या होता है, हम बोलते हैं कि भाई टारगेट जो है, अच्छा VS कोड जब आप डाउनलोड करेंगे ना, वैसे तो मैंने मना किया था लेकिन फिर भी, तो इसकी अच्छी बात ये है कि आप जब भी कोई एट्रीब्यूट या कोई टैग लिखते हो ना, तो ये ऑटो फिल करना शुरू कर देता है, तो आपको थोड़ा सा याद नहीं रखना पड़ता है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सेल्फ होता है। अच्छा, हर एट्रीब्यूट की ना कुछ मतलब चंद कुछ एट्रीब्यूट्स की ना डिफॉल्ट वैल्यूज भी होती हैं। तो टारगेट की डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो सेल्फ होती है, आप नहीं भी लिखो तो वो सेल्फ ही करेगा। सही है। लेकिन अगर आप इसको ब्लैंक कर देते हो, टारगेट ब्लैंक, तो आप ये देखो कि मेरा ये लिंक यही रहा। मैं बल्कि पहले ना सारे बंद कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियर, ये भी बंद कर दिया। अभी मेरा एक सिंगल टैब खुला हुआ है। सही है। मैंने क्लिक करा, मेरा उसने नया टैब खोला और उसने उस इमेज को नए टैब को खोल दिया। ऐसे ही इसका एक एट्रीब्यूट होता है डाउन। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर एट्रीब्यूट की ना वैल्यू भी दी जाए। सही है। मिसाल के तौर पर इसका एक एट्रीब्यूट है डाउनलोड। सही है। डाउनलोड। अब ये डाउनलोड एट्रीब्यूट क्या करता है, अब देखिए मैंने यहाँ पर ना इक्वल टू और आगे कोटेशन और कुछ भी नहीं दिया, लेकिन ब्राउजर स्मार्ट है, वो समझ जाएगा कि ये डाउनलोडेबल एट्रीब्यूट को ना ट्रू करना चाह रहा है। सही है। अब इससे क्या हुआ, जैसे ही मैंने लिखा ना डाउनलोड, तो अब ये क्या करेगा, ये इस इमेज को क्लिक करने के बजाय ना, सही है, और मैं इसको जरा एक मिनट यहाँ पे टारगेट ब्लैंक बंद करता हूँ। एक मिनट, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक, डाउन डाउनलोड, और उसके अंदर दैट बट ओनली वर्क्स फॉर सेम ओरिजिन। अच्छा, तो यहाँ पर एक मसला ये है कि क्योंकि मेरी वेबसाइट जो है वो कहीं अपलोड नहीं है, तो ये थोड़ा सिक्योरिटी की वजह से ब्राउजर जो है वो अलाउ नहीं करता। वरना आप अगर इस वेबसाइट को किसी डोमेन वगैरह पे वो करके आप इसको डाउनलोड करेंगे ना, तो ये क्या करेगा, ये इस फाइल को डाउनलोड कर देगा आपके ब्राउजर पे। अक्सर आप लोगों ने जो फाइल जो है वो डाउनलोड की होंगी, फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो ना, वहाँ पे डाउनलोड का बटन आता है, आप क्लिक करते हो तो वो फाइल जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाती है। सही है। तो वो जो है वो चीज़ जो है वो इस एट्रीब्यूट के थ्रू हो रही होती है। तो खैर, यहाँ पर जो है मैंने बताया कि एंकर टैग है, उसका एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू। सही है। अच्छा, ये तो हो गया एट्रीब्यूट। अब कल जो है ना मैंने टैग के बारे में एक चीज तो बताई थी, लेकिन टैग जो है ना, जैसे मैंने बताया ना, एट्रीब्यूट दो किस्म के होते हैं, एक जो है वो वैल्यू लेता है और एक एट्रीब्यूट होता है जो कि वैल्यू नहीं लेता। ऐसे ही टैग भी दो किस्म के होते हैं। टैग कैसे दो किस्म के होते हैं कि एक टैग होता है, किसी को क्वेश्चन आया है, यस, बिल्कुल, href स्टैंड फॉर हाइपरलिंक। ये बिल्कुल हाइपरलिंक के लिए होता है। एच एच जो है ना, हाइपरलिंक के लिए होता है, और वो जो एच रेफ है वो उसका रेफरेंस, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, टैग जो है एक होते हैं जो कि जिनका ओपनिंग टैग होता है, उसके बीच में उसका कंटेंट होता है और उसका क्लोजिंग टैग होता है। सही है। लेकिन कुछ टैग ऐसे होते हैं जो कि सेल्फ क्लोज टैग होते हैं। सही है। सेल्फ क्लोज टैग इसलिए होते हैं वो, क्योंकि उनके क्लोजिंग टैग का कोई तुक नहीं बनता। वो जो है वो अपने एट्रीब्यूट के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। मिसाल के तौर पे उनमें से एक ऐसा टैग, एक टैग है इमेज टैग। सही है। इमेज टैग क्या होता है, इमेज टैग में हम जो है मिसाल के तौर पे अपने वेब पेज के ऊपर कोई इमेज जो है वो लिंक कराना चाह रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी देखें मैंने यहाँ पर href किया और लिंक दिया ना, वो लिंक जो है, लिंक तो चल रहा है, मतलब मैं क्लिक करने पे तो इमेज देख रहा हूँ, लेकिन बजाते सामने मतलब मेरे वेब पेज पे वो इमेज नहीं आ रही। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक टैग लूंगा, इमेज का टैग, जिसका मैं एक एट्रीब्यूट होता है सोर्स।
सही है, सोर्स। मैंने सोर्स लिया, एसआरसी, उसके शॉर्ट, सोर्स का शॉर्ट फॉर्म है एसआरसी। सही, एट्रीब्यूट जो है वो शॉर्ट फॉर्म में अक्सर लिखे आपको ना, एट्रीब्यूट मोस्टली, एट्रीब्यूट जो है ना वो आपको शॉर्ट फॉर्म में ही नजर आएंगे। अच्छा, अब मैं ना एक काम करता हूँ, मैं यही इमेज का यूआरएल दे देता हूँ। अच्छा, सेल्फ क्लोजिंग टैग का जो यूं कह लें कि फॉर्मूला जो होता है, हमने कल क्या पढ़ा था कि एक टैग होता है और उसका क्लोजिंग टैग जो है वो उसी नाम के साथ, मतलब इस तरीके से क्लोजिंग टैग होता है। लेकिन जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं ना, वो ग्रेटर देन लेस देन के बाद दोबारा टैग में नहीं लिखना पड़ता, उनका स्लैश जो है ना, उनके क्लोजिंग, मतलब ये जो क्लोजिंग मार्क जो होता है ना, क्लोजिंग मार्क से पहले ही लग जाता है। सही है, ये नहीं भी लगाएं तो ब्राउजर समझ जाता है कि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, लेकिन गुड प्रैक्टिस ये होती है कि आप इसको लगाएं। मैं अगर ये हटा भी दूंगा तो ब्राउजर तो समझ जाएगा, ब्राउजर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गुड प्रैक्टिस ये होती है कि आप इसको हमेशा लगा कर रखें। यहाँ पे जरा टाइटल भी सेशन 2 कर देते हैं। ये देखें, ये इमेज जो है अब मेरे वेब पेज के ऊपर आ गई। सही है, ऐसे ही इमेज के ऊपर ना बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं। फॉर एग्जांपल बॉर्डर 2 कर देते हैं, तो अब ये देखें इमेज बॉर्डर के अंदर आ गई। सही है, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कि यार ये इमेज की विड्थ बहुत बड़ी है और इसकी विड्थ छोटी कर देते हैं, तो इमेज के अंदर विड्थ का एट्रीब्यूट भी होता है। अभी ये इमेज काफी बड़ी सी आ रही है, तो मैं इसको बोल देता हूँ भाई 100 पिक्सल की कर दो इसको, तो ये देखिए छोटी सी हो गई। ऐसे ही हाइट भी होती है, हाइट भी इसका एट्रीब्यूट है। हाइट जैसे 100 आ रही है, मैं इसको बोल देता हूँ भाई हाइट चौड़ी कर दो फुल, वो इमेज पकड़ के खींच देगा उसको। सही है, तो फिर किसी मोमेंट आया है सर, बात नहीं डिफाइन कर दे। अच्छा ताहिर, सॉरी, मुझे एक तुम्हारा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तुम ऑडियो पे आ सकते हो, मसला नहीं है। सर मैं ये बोल रहा था जैसे कोई इमेज हमारे डेस्कटॉप पे ही पड़ी हुई हो या फिर हमारे कंप्यूटर पे पीसी में ही पड़ी हुई हो, तो उसका पाथ जैसे देते हैं वो भी डिफाइन कर देना इसमें। ओके, ओके, ताहिर ने अच्छा क्वेश्चन किया है। वो ये कि अभी तक तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना एक मतलब गूगल पे पड़ी एक इमेज का यूआरएल दे रहा हूँ, सही है, और वो जो है वो इमेज उठा कर ले आ रहा है। इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ। सही है, और ताहिर का क्वेश्चन है कि हम रिलेटिव पाथ कैसे देंगे, मतलब हमारे पीसी में कोई इमेज है या हमने कहीं पे सर्वर पे इमेज अपनी वेबसाइट अपलोड की है और उस सर्वर पे ही कोई इमेज पड़ी हुई है, तो हम उसको किस तरीके से अपने इमेज, अपने वेब पेज पे इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर मैं फिर एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ इमेजेस के नाम से। सही है, डेस्कटॉप पे कोई मेरी इमेज शायद पड़ी, याद है रिव्यू। अच्छा जी, मैंने थोड़ा सा ना इमेज का फोल्डर भी बाहर की तरफ रखा है ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए। अच्छा, अब ना रिलेटिव पाथ किस तरीके से था, मैं इसका क्लोन निकाल लेता हूँ। ये मैंने एक थर्ड एब्सोल्यूट यूआरएल दिया था, कोई भी वेबसाइट पे कोई इमेज पड़ी हुई थी वहां से उठाकर मैंने जाके इसको इंक्लूड कर दिया। अब मैं जो है ना अपने सिस्टम में, अपने पीसी के अंदर ही, आप लोग देख सकते हो कि मैंने क्लास 2 के फोल्डर के साथ एक इमेज का फोल्डर बनाया और उसके अंदर मेरे पास एक प्रीव्यू डॉट जेपीजी पड़ी हुई। सही है, इसको इंक्लूड करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि डॉट डॉट क्या होता है। सही है, डॉट डॉट हमेशा एक डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। सही है, वो कैसे, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फोल्डर ना क्लास 2 के फोल्डर के अंदर भी बनाता हूँ और इसका नाम जो है वो आईएमजी कर देता हूँ शॉर्टकट ताकि आसानी की। आईएमजी। अब हमारे पास ना दो फोल्डर है,
एक इमेजेस के फोल्डर के अंदर एक प्रीव्यू डॉट जेपीजी पड़ी हुई है, और एक जो है क्लास 2 के अंदर ही एक आईएमजी का फोल्डर है और उसके अंदर पड़ी हुई है। सबसे पहले ना हम आईएमजी वाला जो फोल्डर है वहां से एक इमेज इंक्लूड करते हैं। तो उसका तरीका ये है कि आपकी फाइल कहाँ पड़ी हुई है, सबसे पहले आपको ये देखना है। मेरी फाइल जो है वो क्लास 2 के फोल्डर के अंदर index.html के अंदर पड़ी हुई है। तो उसी डायरेक्टरी के अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे क्लास 2 के फोल्डर के अंदर index.html है और उसी डायरेक्टरी के अंदर IMG का एक फोल्डर है और उसके अंदर एक इमेज है, मुझे ये इंक्लूड करना है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं डायरेक्टरी का नाम दूंगा IMG, फिर उसके बाद जो है मैं स्लैश का साइन लगाऊंगा और मैं उस इमेज का नाम दे दूंगा जो मुझे इंक्लूड करनी है। आप लोग फिर यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये बड़ी भूंडी सी आ रही है, उसकी वजह ये कि यहाँ पर हमने इसके एट्रीब्यूट दिए हैं। फिलहाल हम यहाँ पे ना इसके एट्रीब्यूट हटा देते हैं। तो ये देखिए खूबसूरत सी इमेज है। इसको एक काम करते हैं, विद परसेंट में भी आप लोग देख सकते हो। वो हम जब CSS में आएंगे तो मैं इसको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल इसको 50% कर देते हैं। सही है। तो ये क्या हुआ, इस लोकल URL अगर आपको उठाना है तो आपको सबसे पहले देखना है कि मेरी फाइल कहाँ पर है, और उसके बाद जो है उसी के अंदर इमेज की डायरेक्टरी और उसी के अंदर इमेज। सही है। तो आपको सिंपल जो है वो उसकी डायरेक्टरी का नाम स्लैश, स्लैश का मतलब नेक्स्ट डायरेक्टरी। सही है, स्लैश का मतलब हमेशा नेक्स्ट डायरेक्टरी, उसके अंदर जो है ये फाइल पड़ी हुई। और अगर आपको प्रीवियस डायरेक्टरी में जाना है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमारा केस क्या है, हमारा केस ये कि क्लास 2 के अंदर एक फाइल है और मुझे प्रीवियस डायरेक्टरी में जाके फिर एक इमेज के फोल्डर में जाना है। सही है, इमेजेस के फोल्डर में जाना है। तो उसका तरीका ये होता है कि आप जो है सबसे पहले प्रीवियस डायरेक्टरी में जाने का तरीका ये कि आप डॉट डॉट लगाओगे। सही है, डॉट डॉट लगाओगे तो आप जो है वो एक डायरेक्टरी पीछे आ गए, फिर आप जो है एक डायरेक्टरी के बाद आपके पास ये इमेजेस, फिर आप जो है वो नॉर्मल तरीका, अब जैसे ही आप एक प्रीवियस डायरेक्टरी में गए, इंडेक्स फाइल क्लास 2 में पड़ी हुई थी, आप प्रीवियस डायरेक्टरी में गए तो आप HTML की डायरेक्टरी में आ गए। सही, उसके बाद इमेज की डायरेक्टरी में आ गए, और फिर जो है वो आप अगेन प्रीव्यू डॉट जेपीजी इंक्लूड कर लो, तो आपको जो है वो इमेज इस तरीके से आप जो है वो यूज कर सकते हो। तो आज का जो मेनली फोकस ये था वो मुझे आप लोगों को ये बताना था कि एट्रीब्यूट, सेल्फ क्लोजिंग टैग और ये सब चीज़ें क्या होती हैं। सही है, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उसमें हम लोग टेबल और फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं। तो टेबल और फॉर्म्स के अंदर जो है वो टैग्स, एट्रीब्यूट और वैल्यूज और इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पता होना ज़रूरी है। अच्छा, आज का क्लास का जो आप लोगों का टास्क होगा वो टास्क ये होगा कि आपको इमेज टैग को एंकर टैग के अंदर डाल के, सही है, मिसाल के तौर पर आपको एक एंकर टैग के अंदर एक डाउनलोड डाउनलोड का एक इमेज होनी चाहिए जिस पर डाउनलोड नाउ लिखा होना चाहिए, और उसके क्लिक के ऊपर कोई भी जो है आप वेबसाइट facebook.com खुलवा दें, कुछ भी खुलवा दें। सही है, ये आपका छोटा सा टास्क है, इस टास्क को लाजमी परफॉर्म कीजिएगा। सही है, और मुझे जो है वो आप लोग जो है व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी शेयर कर सकते हो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और ये आई थी कि सर हमारे पास जो है वो लैपटॉप अवेलेबल नहीं होता, PC समटाइम्स अवेलेबल नहीं होता, तो मैं आप लोगों से एक लिंक शेयर कर रहा हूँ जहाँ पर आप लोग जो है वो अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वो है jsfiddle.net। सही है, ये लिंक मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। आप इधर जाके अपनी HTML लिखें। सही है, अभी CSS जावास्क्रिप्ट को छोड़ देंगे, HTML लिखें। मिसाल के तौर पे अभी देखें यहाँ पर ना मैं जैसे ये दो चीज़ें उठा लेते हैं। बस इसके अंदर लोकल पाथ वगैरह वाली चीज़ें आप लोग नहीं कर पाओगे, लेकिन ये कि मोस्टली प्रैक्टिस आप लोग कर सकोगे। तो ये देख रहे हैं आप, इसका आउटपुट यहाँ पर आ गया। तो आप लोग जो है इस वेबसाइट पे जाके अपनी HTML की प्रैक्टिस मोबाइल पे भी इवन टाइप करके आप लोग जो है लेटे में, सही है, थोड़ा सा 5-10 मिनट निकाले, प्रैक्टिस करी, देख लिया इसका आउटपुट, थोड़ा सा पढ़ लिया, तो ये जो है आप लोग काफ़ी हेल्प करेंगे।